अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुल्की सियासत में एक नई एहतजाजी तहरीक की धमक है और है इसका ऐलान कौन कर सकता मौजूदा सूरत हाल में, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन जो इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान है, हम एक अरसे से उन्हें फ्रंट फुट पर देख रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कोई भी अहम ऐलान करना होता है, जैसे कि लॉन्ग मार्च का ऐलान या जो रेमिटेंसेस बंद करने का ऐलान, और इसके अलावा ये कहना कि हमसे बात करें, आप बताएं हमारा भाई ऐसा क्या करे जिसके बाद आप उसे रिहा करेंगे, ऑफर की बात करना, ये भी अलीमा खान साहिबा की जुबान से ही अदा हुआ। इससे पहले हमने देखा कि जब 26 नवंबर का एहतजाज था तब बुशरा बीबी इन एक्शन थी, अली अमीन गंडापुर साहब भी मुख्तलिफ मौके पर हमें एक्शन में दिखाई दिए। लेकिन यूँ लगता है कि जितने कार्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थे वो सब खेल चुके हैं। अब एक कार्ड शायद जिसे चिल्ड्रन कार्ड मुस्लिम लीग नून करार दे रही है, वो है कासिम और सुलेमान, इमरान खान साहब के साहबजादे, जो इससे पहले सियासत में एक्टिव नहीं थे, लेकिन एक इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट भी की कि वो रिहाई में किरदार अदा करें। उसके बाद से खामोशी थी। लेकिन अब अलीमा खान साहिबा ने अपने भाई से मुलाकात के बाद जेल के बाहर आके ये कहा कि उनके साहबजादों को हम इससे पहले रोके हुए थे, लेकिन अब वो मानने पर तैयार नहीं है और अमरीका विजिट के बाद वो पाकिस्तान आएंगे और एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेंगे। वो एहतजाजी तहरीक जो इमरान खान साहब के 2 साल जेल में मुकम्मल होने पर शुरू होने जा रही है और वो तब पीक करेगी, यानी उरूज को पहुंचेगी 5 अगस्त को। 1 महीने से भी कम अरसा सेठी साहब रह गया है। यहाँ पर मुझे फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट याद आती है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP को पुप्पो पापा पप्पू पार्टी कहा करते थे। अब इमरान खान साहब की जमात उनके साहबजादों को एंटर करने जा रही है सियासी रिंग में। सेठी साहब, ये कार्ड कामयाब हो सकता है? यहाँ 3-4 इश्यूज खड़े हो गए। पहली बात यह है कि खान साहब हमेशा मारूसी सियासत के खिलाफ बहुत गरजते रहे। अब अलीमा खान जो कि उनके बिहाफ पे बोलती हैं, उनकी स्पोक्समैन है, वो यही कह रही हैं कि जी दोनों बेटे आ रहे हैं सियासत करने के लिए, मुहिम को चलाने के लिए। अगर मैं इस पे ज्यादा नहीं तबसरा करना चाहता, तो उसकी वजह यह सियासतदान बहुत सी बातें करते हैं और उसका ये मतलब नहीं है कि हर बात के ऊपर उनको रोका जाए या टोका जाए। तो अगर वो मारूसी सियासत करना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि अब वक्त आ गया उसका, तो ठीक है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मुझे कभी भी इश्यू नहीं था इस किस्म की मारूसी सियासत के ऊपर। ये मिडिल क्लास का, कुछ लोगों का ये मसला है कि जी क्योंकि उनके यहाँ ऐसी चीज़ नहीं होती, मगर हमारे यहाँ तो ये सारी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है और हेरिडिटरी पॉलिटिक्स होती है। तो इसलिए आई डोंट थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम। मारूसी सियासत सारी दुनिया में होती है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी होती है, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज में भी होती है। बड़े रेयर ओकेजन है जहाँ नहीं होती, मगर होती है हर जगह पे। तो खैर एनीवे, दिस इज नॉट एन इश्यू फॉर मी। अगर वो आना चाहते हैं और सियासत करना चाहते हैं और खान साहब समझते हैं कि उनके बेटे आए और करें, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इश्यू नहीं। तो ये जो तनकीद होती है कि जी पीटीआई तो ये कहती रही, अब ये कह रही है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। करें, एक दफा नहीं आए बच्चे करें। दूसरी बात यह है कि क्या वो आएंगे और या नहीं आएंगे, क्या वो चाहेंगे कि इस किस्म की सियासत करना या नहीं, और ये जो अलीमा खान साहिबा ने जो बात की है इसमें ये दुरुस्त है या नहीं, ये फेक न्यूज़ है या जान के ये बात कराई जा रही है, ये क्यों, ये क्या है, इसके पीछे हकीकत क्या है? अब देखिए, हकीकत तो मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं पता, मगर मैं स्पेकुलेट जरूर कर सकता हूँ, मैं इंटेलिजेंट गेस कर सकता हूँ, जो कि आप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेआउट कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ जमाइमा कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं। ये पहले दिन से उसका मौकफ ये रहा है और उससे कोई तब्दीली मुझे नजर नहीं आ रही। पहली बात ये, अगर उससे कोई तब्दीली हो तो जमाइमा भी खुद करे, कहे कि मेरे बच्चे जाना चाह रहे हैं और वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाह रहे हैं और अपने वालिद के लिए। मगर उसने ऐसी बात नहीं कही, उसने तो कुछ और किस्म की बात अपनी ट्वीट में की है कि धमकियां दे रहे हैं कि ये एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कह सकती थी कि वो उनका हक है जाने का और वो जाएंगे और वो हिस्सा लेंगे, मगर उसने ऐसी बात नहीं की। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि जी वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब राणा साहब जो है, राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा जी अगर वो आते हैं तो आए, अगर वो सियासत में हिस्सा लेते हैं तो उसी किस्म का रवैया इख्तियार किया जाएगा जो बाकी पीटीआई लोगों के साथ किया जाता है जब वो सियासत में हिस्सा लेते हैं, जो कि जायज़ है। मगर अगर कानून को तोड़ते हैं तो फिर कानून उनके साथ, उनके ऊपर भी लागू होगा।
सियासत में हिस्सा लेना इज नॉट अ क्राइम, मगर सियासत में हिस्सा लेके कानून जो भी है उस वक्त का उसको तोड़ना या उसको वायलेट करना वो क्राइम है। लेकिन सेठ साहब माजरत, अगर वो पाकिस्तानी शहरी ना हो तब भी पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, पाकिस्तानी शहरी ना हो तो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, मेरा तो ख्याल है नहीं ले सकते अगर वो शहरी नहीं है। और फिर मतलब वही हुआ ना कि वो आए, अगर सियासत में हिस्सा लेते हैं और कानून तोड़ते हैं तो फिर कानून लगाया जाएगा। कानून अगर ये कहता है कि वो डुअल नेशनल नहीं है, वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल है, तो फिर ब्रिटिश नेशनल यहाँ आके अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर उनको नहीं इजाजत दी जाएगी, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब है कि बात वही है, सिर्फ उसका रुख ऐसे हो जाता है कि अगर तो वो ड्यूअल नेशनल नहीं है तो आके सियासत में हिस्सा लेते हैं तो स्ट्रेट अवे उनको फारग कर दिया जाएगा, वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर वो ड्यूअल नेशनल है तो सियासत में हिस्सा ले, और अगर उस वक्त एहतजाज के दौरान कोई उस वक्त का कानून तोड़ते हैं तो फिर उनको फिर पकड़ा जाएगा, जैसे बाकी लोग पकड़े जाते हैं पीटीआई के। तो मेरा ख्याल है ये सिचुएशन है, और मैं समझता हूँ इस सिचुएशन में, मुझे नहीं पता, यू कैन कंफर्म दिस, कि पहले भी वो लोग जो आते रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स यही हैं कि जब वो आते रहे इमरान खान को मिलने तो वीजा लेके आते रहे। अगर वीजा लेके आते रहे तो इसका ये मतलब है ड्यूअल नेशनल नहीं है, ब्रिटिश नेशनल है, और सिर्फ ब्रिटिश नेशनल है। तो अभी भी अगर ऐसी बात है और वो आना चाहते हैं तो मेरा तो मौकफ यही है कि उनको वीजा मिलना चाहिए, उनको वीजा से नहीं रोकना चाहिए, वीजा मिलना चाहिए, उन्हें आना चाहिए। वो आके, जैसे अलीमा खान साहिबा उनकी रिश्तेदार है इमरान खान की, और वो सियासत भी कर रही हैं, मगर वो कोशिश करती है कि कानून को ना तोड़ा जाए। ठीक, जब वो कानून तोड़ती है तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर बेल हो जाती है। तो इस किस्म की सिचुएशन है, वो भी आके कर सकते हैं, सियासत भी करना चाहें तो कर सकते हैं अगर वो ड्यूअल नेशनल नहीं है। तो मेरा जनरली स्पीकिंग मेरा मौकफ ये है कि वो आना चाहे आए, अपने वालिद को मिलना चाहे मिले, इवन इफ दे आर नॉट अ डुअल नेशनल, ब्रिटिश नेशनल भी है तो वालिद को मिलने की इजाजत होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो सियासत करते हैं तो फिर सियासी कानून जो है, या जो कानून है आपका इमिग्रेशन का, वो लागू होना चाहिए, लागू होगा भी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि जमाइमा ये नहीं चाहेगी कि वो जाएं, और अगर वो आते भी हैं तो उनको वीजा मिलना चाहिए, वो आएंगे। अगर वो वालिद साहब को जेल में जाके मिलना चाहें और उसके बाद मिलने के बाद वो वापस जाना चाहें, नो प्रॉब्लम। और अगर वो फिर एहतजाजी तहरीक के अंदर हिस्सा लेते हैं और ट्रकों के ऊपर चढ़ के और स्लोगनेयरिंग करते हैं, वो भी इजाजत है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर बात यह है कि क्या इफ दे ब्रेक एनी लॉ, तो डुअल नेशनल के लिए तो कोई मसला नहीं है, उनके लिए मसला बन सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी क्वेश्चन है ना कि अगर जमाइमा खान साहिबा अपने ट्विटर में, जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के बयान को शेयर किया, उसमें ये कह देती कि मेरे बेटे ज़रूर जाएंगे अपने बाप की रिहाई में किरदार अदा करने के लिए, तब यह ऐलान बड़ी अहमियत रखता था। फिर उसी मुलाकात के बाद जो ट्वीट इमरान खान साहब के अकाउंट से शेयर हुआ, उसमें उन्होंने ये शिकवा तो किया है मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, लेकिन ये नहीं कहा कि वो आ रहे हैं और वो मेरी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। उनकी ज़ुबान से अगर ये बात अदा होती तो ज़्यादा मौसर और मुस्तनद होती। सेठी साहब आप सही कह रहे हैं, और क्योंकि नहीं हुई, इससे मैं ये पढ़ता हूं कि वो नहीं आएंगे। ये सिर्फ पीटीआई की तरफ से किसी का ब्राइट आइडिया था कि यार वो साड़ी तंजीम जड़ी है फुस हुई है, इसको चलाना है, हमने कुछ इंजेक्शन लगाया जाए, कोई नई एक्साइटमेंट क्रिएट की जाए और लोगों को कहा जाए वो आ रहे हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो। और बिकॉज हमारे यहाँ इस किस्म की चीज के लिए एक्साइटमेंट हो जाती है पैदा। अब न्यूज जो बन गई इतनी, पीटीआई की हमेशा ये कोशिश रही है आयशा कि इमरान खान को हर वक्त मीडिया के अंदर रखा जाए, उनकी इश्यू को हर वक्त अलाइव रखा जाए, जिंदा रखा जाए, लोग भूल ना जाएं। इसीलिए ये सारा कुछ होता है, हर रोज कोई ना कोई। मैं आपसे हर रोज यही कहता हूँ, और यार फिर असी इमरान खान डिस्कस करना है, फिर असी पीटीआई डिस्कस करना है, और आप आगे से कहती है क्या करें जी, वो ये इशू बन गया है, अब वो ये कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं, अब वो फलाना ये कह रहा है। तो आई थिंक दिस इज गुड पॉलिटिकल टैक्टिक्स कि इमरान खान को उन्होंने उनकी जिंदा रखा हुआ है उनको, क्योंकि इमरान खान साहब को जिंदा से मुराद ये है कि आवाज उनकी जो है बुलंद हुई जा रही है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है, उनकी सियासत के बारे में बात हो रही है। तो ये पीटीआई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, और हर रोज कुछ ना कुछ कर लेती। कभी डोनाल्ड ट्रंप की बात शुरू हो जाती है कि वो रिहा करेगा, कभी कुछ और शुरू हो जाती है, अब ये शुरू हो गई है कि जो उनके बेटे आएंगे एंड सो ऑन। तो फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू गुड, बट आई थिंक ये आएंगे नहीं, और अगर ये आते हैं तो आई डोंट थिंक दे विल टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। ज्यादा से ज्यादा वो अपने वालिद को मिलना चाहेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे।
सिर साहब वो ये रीड नहीं कर सकेंगे कि अगर उनकी बात नहीं करवाई जा रही तो वो मुलाकात करने के अहल कैसे हो जाएंगे? उनको कैसे मुलाकात करने दी जाएगी? देनी चाहिए। क्यों, व्हाट्स रॉन्ग? अपने वालिद को नहीं मिल सकते? कोर्ट के पास जाए, इजाजत ले और चले जाए। कोई कोर्ट इजाजत रोकेगा नहीं। अच्छा, ये तो तब है जब वो आ जाएंगे पाकिस्तान। जाहिर है। हाँ, देखिए सिर साहब, आपने अभी तक जो एनालिसिस दिया उससे ऐसे लगता है कि वो गुरेज करेंगे और इशारे भी ऐसे हैं कि शायद वो ना आए। अलीमा खान साहिबा शायद वाटर टेस्टिंग कर रही थी इस तरह का बयान दे के, और जो मकामी क़यादत है उसको भी एक रेड अलर्ट दे रही थी कि आप भी चौकस हो जाएं कि आपकी भी इसमें नाकामी है कि अगर साहबजादों को पाकिस्तान आके किरदार अदा करना पड़ रहा है। मुझे अब ये कहिएगा, बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें वो आ जाते हैं और एक तहरीक का ऐलान हो जाता है, वो उसको लीड करेंगे या सिर्फ उस मूवमेंट में शामिल होंगे? वो लैंड कहाँ करेंगे? पेशावर लैंड कर सकते हैं, सेफ है उनके लिए, केपी में रह सकते हैं। तो क्या सिचुएशन बन सकती है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसा बयान दिया जिससे लगा कि हुकूमत खौफजदा है? नहीं, हुकूमत खौफजदा बिल्कुल नहीं है, कोई भी खौफजदा नहीं। मेरा ख्याल है वहां भी तजिया यही है कि ये ड्रामा है सारा, कोई नहीं आना वाना। और अगर आना भी है तो व्हाट्स द बिग डील, आने दें, आए। और मेरा ख्याल है बहुत से नून लीग के लोगों ने भी ये बात कह दी है। मैं सुन रहा था इरफान सदीकी साहब को और लोगों को, वो कह रहे हैं आए यार, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आए, अपने वालिद को मिलना मिले, पहले भी आते रहे, अभी आके मिले। बट वही पोजीशन वही है गवर्नमेंट की, इफ दे ब्रेक एनी लॉ तो द लॉ विल अप्लाई। तो मेरा ख्याल है कि कोई इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, क्या वो वैसी जान इस तहरीक में डाल सकते हैं कासिम और सुलेमान? क्योंकि आपको याद होगा जब अदालत ने इमरान खान साहब का नाम लेने पे पाबंदी लगाई थी तो टॉक शोज़ में अबू कासिम, अबू सुलेमान कहा जाता था इमरान खान साहब को। तो उसके बाद जो उनका इंटरव्यू भी हुआ उसको भी बहुत शेयर किया गया वाइडली, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी शेयर किया। आते हैं वो पाकिस्तान तो जैसे हमारे यहाँ तहरीक चलाई मोहतरमा ने अपने वालिद साहब के लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम के लिए, फिर मरीम नवाज साहिबा ने जो तहरीक चलाई, ऐसा रंग डाल सकेंगे, ऐसा क्रिएट कर सकेंगे एक जज्बा पीटीआई के अंदर? नो, उसकी वजह यह, पहले तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होते तो उससे बहुत पहले आके वालिद साहब के साथ बैठ जाते और सियासत में हिस्सा लेते। उनकी वालदा ने इजाजत नहीं दी। फिर ये कंपेयर करना उनको विद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या इवन विद मरीम नवाज, देखिए ना, ये तो दे होम ग्रोन पॉलिटिशियंस। इन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, इन्होंने तो जद्दोजहद की है फॉर देयर पॉलिटिक्स। तो बच्चों ने कहाँ से जद्दोजहद की है, तो उनको क्यों आप उस किस्म की अहमियत देते हैं? और मैं समझता हूँ खान भी नहीं चाहेगा तो उनको उस किस्म की अहमियत मिले। आई थिंक ये सिर्फ एक गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं लोग, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि मोहतरमा की क्या जद्दोजहद थी तो वो तो पूरा एक प्रोग्राम बन जाएगा। और मरियम ने भी कुछ छोटी जद्दोजहद नहीं की, उसने भी जब उनके वालिद जेल में थे तो वो भी लड़ाई झगड़े, वो भी जाती रही है, उन्होंने भी जेलें काटी हैं और वो पहले दिन से उन्होंने सियासत की है। तो ये तो है ना कि ऐसे करके आना, इनकी वो हैसियत नहीं आप कंपेयर कर सकते। अच्छा, जिस तरह से मोहतरमा ने जेलें काटी हैं, कासिम और सुलेमान को हुकूमत पाकिस्तान गिरफ्तार कर सकती है और वही तरीका जो राना साहब बता रहे हैं कि फिर एम्बेसी लेकर जाएगी, ऐसा होगा? नहीं, गिरफ्तार क्या करना है, उठा के डिपोर्ट कर देंगे, जहाज में ही वापस भेज देंगे। नहीं, उस जहाज में नहीं, तो पहले कोई कानून तो तोड़े। आने से तो कानून नहीं टूटेगा ना, आके कोई कानून तोड़ेंगे तो केस बनेगा ना। अच्छा ठीक, वो मुझे याद आ गया जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को वापस भेजा गया था परवेज मुशर्रफ मरहूम ने, तो मुझे लगा शायद ऐसा ही कोई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। उसकी वजह यह है कि वो उनको वापस भेजा गया था बिकॉज एक अग्रीमेंट थी, एक लीगल एग्रीमेंट के तहत वो नहीं आ सकते थे। तो जब वो आए तो उनको वापस भेज दिया गया। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, वहां भी कानूनी कार्रवाई हुई थी फ्रॉम मुशर्रफ पॉइंट ऑफ व्यू, उस वक्त के कानून के मुताबिक। तो अगर वो आते हैं आए, मगर इफ दे ब्रेक एनी लॉ देन द लॉ विल अप्लाई। सिर्फ आने के साथ लॉ नहीं अप्लाई होता, क्योंकि आने के लिए तो वीजा चाहिए। अगर वीजा दे देते हैं तो मसला कोई नहीं, फिर कौन रोक सकता है उनको? ठीक है। अच्छा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग केपी में और लैंड करें, ये सब नॉनसेंस, इसकी कोई अहमियत नहीं। क्या केपी में फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज नहीं है? रोकने वाले तो इमिग्रेशन वाले होते हैं ना। ये कोई पुलिस ने तो आके उनको नहीं पकड़ जाना कि कोई टेररिस्ट आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे उनको सीटीडी ने आके पकड़ लिया, ऐसी तो बात नहीं है ना। तो ये बातें हैं जी, उधर लैंड करें इधर, ये हो सकता है कि वो समझे कि केपी में अगर लैंड करेंगे तो वहां ज्यादा मजमा इकट्ठा किया जा सकता है। वहां उनकी अपनी हुकूमत है,
वहाँ एक हंगामी हालात क्रिएट किए जा सकते हैं, बिग शो किया जा सकता है, दैट में बी द पर्पस। मगर ये नहीं कि उसको कोई गिरफ्तार कर लेगा या उठा के ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं। वो तो कानून, फेडरल कानून तो सारे पाकिस्तान में चलता है और फेडरल एजेंसीज ऑल ओवर पाकिस्तान है। ठीक है। सिर साहब, आपने कहा कि पीटीआई हुनर जानती है खबरों में रहने का, लेकिन एक के बाद एक कार्ड एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब इमरान खान साहब के जब 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं तो तहरीक चलाना और उसमें जान डालना इस वक्त नागुज़ीर है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी ख़त लिख रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। परवेज़ इलाही साहब जो सदर हैं पीटीआई के, बेशक वो गुमनामी में हैं, एक तरफ हुए में हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मुफाहमत होनी चाहिए। और फिर जो पार्टी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो भी मुज़ाकरात की बात करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का रीसेंट ट्वीट ये कह रहा है कि देयर विल बी नो फर्दर नेगोशिएशंस ऑफ एनी काइंड विद एनीवन एनीमोर। तो वो जी वो खान साहब ऐसे ही करते हैं ना। खान साहब की ये पॉलिसी है कि एक तरफ लोगों को कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करें, गवर्नमेंट के साथ बात करें, दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं नहीं बात करता, तहरीक चलाने। मैंने आपसे कब कितनी दफा कहा है, टॉक टॉक फाइट फाइट जो होता है ना, ये एक सियासी शऊर का हिस्सा है। टॉक टॉक फाइट फाइट, तो एक तरफ तो वो यही इसी किस्म के बयान देंगे, अगर नहीं देते तो कमजोरी नजर आती है कि लो जी बिल्कुल कमजोर हो गए हैं और जी नेगोशिएशन पे आ गए हैं और ये अब बेचारे दे आर रनिंग अराउंड ट्राइंग टू नेगोशिएट। तो वो धमकी रखनी पड़ती है ना एहतजाज की। तो वो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। मगर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं खान साहब, और इस उनका तरह ये से प्रॉब्लम है, दबाव में आएगी, उनका ये ख्याल है। उनका ये ख्याल है कि एहतजाज के साथ दबाव में आ जाएगी। दबाव में नहीं आती वो। उन्होंने, आपने देखा किस किस्म के उन्होंने सूरत हाल को निपटा पहले, अब तो उससे बहुत कम है उस किस्म की सीरियसनेस। अभी तो और इश्यूज हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आई थिंक वो समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने पीटीआई को कंट्रोल कर लिया, डिविजन्स क्रिएट हो गई हैं, लीडरशिप लड़ाई झगड़े कर रही है और खान साहब के जो लीगल इश्यूज हैं वो मसले हल नहीं हो रहे, तो स्टिच अप कर लिया सब कुछ। अब ये कब होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो। पाकिस्तान में बहुत सी चीजें हो जाती हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी तवक्को भी नहीं की जा सकती, वो और बात है। बट फौरी तौर पे ये बच्चों का आना या ये सारा जो नया जो ड्रामा शुरू है, इसकी कोई खास अहमियत मुझे नजर नहीं आती। ओके, लेकिन एक और चीज़ इसी ट्वीट में वो मेंशन कर रहे हैं कि लेट मी बी क्लियर कि अगर कोई अहदेदार पीटीआई का इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता तो वो अभी से अलग हो जाए। ये इशारा किसकी तरफ है सेठी साहब? अब छोड़े, मैं नाम तो नहीं देता, मगर सबको पता है कि इस वक्त इल्जाम कौन किस पे लगा रहा है। बहुत से इल्जाम लग रहे हैं सीनियर लीडर्स के ऊपर कि ये डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब को की बात करते हैं, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। एक तरफ गो बिटवीन एक्ट करते हैं, दूसरी तरफ नहीं करते। अब नाम लिखा, मैं तो उस गेम में नहीं हूँ कि मैं इल्जाम लगा दूं कि ये डबल गेम खेल रहा है, वो डबल गेम खेल रहा है। खान साहब को सब पता है और जो लोग ये कर भी रहे हैं उनको भी पता है, मगर क्योंकि नाम वाम नहीं लिए जाते, खान साहब नाम नहीं लेते, या तो खान साहब निकाल देना। ये क्या बात हुई कि मुझे पता है कौन नहीं है? ये कोई बात नहीं है ना यार। या अगर आपको पता है तो निकाले, नहीं पता तो ये बात करने की क्या जरूरत है? और अगर नहीं पता तो बड़ी हैरानगी की बात है कि आप किस किस्म के लीडर हैं कि आपको पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है। और सिर साहब, ये 5 अगस्त की तहरीक चलाना, इसे पीक पर ले जाना, क्या ये आप पीटीआई के लिए डू और डाई का लम्हा समझते? नहीं, कोई डू और डाई नहीं, कुछ भी नहीं, कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही ना। ये डेटें आती जाएंगी, कुछ छोटी मोटी ठक ठुक होगी, कुछ नथिंग मोर। टॉक फाइट चलता रहेगा, लेकिन हलचल जरूर मचा दी है। ना टॉक हो रही है, ना टॉक हो रही है, ना फाइट हो रही है, मगर लगेगा ऐसे। अब ये टॉक ही हो रही है ना, आप और मैं लगे हुए हैं। रेलेवेंट पीटीआई रहना चाहती है। बट व्हाट इज योर असेसमेंट के आइडिया कासिम और सुलेमान का किसने फ्लोट किया होगा, किसका ये माइंड है? मेरा नहीं ख्याल ये पहली दफा फ्लोट हुआ है। अच्छा, ये पहले भी एक दफा मैंने याद है मुझे, ये फ्लोट होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि बच्चे क्यों नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अभी मैंने देखा है बहुत से एंकर्स हैं जिन्होंने ये कहा कि जी अगर ऐसी बात है तो आ जाए ना, आके करे ना। तो अब जब मुझे ये खबर आती है कि वो आ रहे हैं तो यही लोग कहते हैं कि इनको क्यों आ रहे हैं, मरूसी सियासत है, ये है वो है। इसीलिए डोंट पे अटेंशन टू आइदर कि आ जाएं या ना आए,
ये दिस इज नॉट इररिलेवेंट। बहरहाल एनालिसिस ये कि पीटीआई खबरों में रहने का हुनर जानती है। पिछले हफ्ते नवाज शरीफ साहब जा रहे थे अडयाला और इस हफ्ते कासिम और सुलेमान के आने की खबर गर्म है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है खबरों में। इसके अलावा सेठी साहब किसके निशाने पर हैं, ये भी बहुत अहम बात। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरव्यू, सब डिस्कस होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने दवायर को एक खुसूसी इंटरव्यू दिया और वो इसलिए भी अहमियत का हामिल था कि उसी प्लेटफॉर्म पे सेठी साहब भी पहले इंटरव्यू दे चुके हैं। उसकी बारीकियों पर तो बात करेंगे कि कैसा रहा ये इंटरव्यू, लेकिन उससे पहले बाइस हैरत था मेरे लिए अपने आप को जियो की स्क्रीन पर देखना। बाद में समझ आया कुछ गौर करने पर कि आपके कुछ ऐसे क्लिप्स चलाए गए जो दिसंबर में आपने प्रेसिडेंसी के हवाले से बात की, कोई पेशन गोई की या आपने अपना एनालिसिस दिया, और उसके बाद अब आपने जो हाल ही में खबर ब्रेक की गई थी एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से, उसको कोट करते हुए कहा गया कि ये साजिश हो रही है या कोई अंदरूनी इख्तलाफात है दो पार्टीज के आपस में। इसके अलावा आपका इसराइल के हवाले से जो मैंने एनालिसिस आपसे एक क्वेश्चन किया था जिसपे आपने एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी कि एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है इस मामले को लेकर, प्रैग्मेटिक अप्रोच का इजहार आपने किया था और कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके उसको बना के सोशल मीडिया पर चलाकर आपका निशाना सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे रिस्पेक्टेबल है उनकी तरफ से लिया गया। शेठी साहब, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं या किया है जिसकी वजह से आप निशाने पे हैं? बात यह है, अब आपने छेड़ ही दिया। मैं तो इसको इग्नोर करता, बट चले, बात यह है कि मुझे नहीं इग्नोर कर रहे लोग, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। मैं तो किसी एंकर को नहीं डिस्कस करता अपने प्रोग्राम के अंदर, मगर बड़े एंकर्स ऐसे हैं कि वो मुझे डिस्कस करते हैं। इसका ये मतलब है मेरी बड़ी अहमियत है ना। नजम सेठी को डिस्कस करते हैं, वंडरफुल। मुझे इससे ज्यादा फख्र हो सकता है कि आई एम सो इम्पोर्टेंट, माई वर्ड्स आर सो इम्पोर्टेंट, कि मुझे चुन चुन के कि सेठी ये कह रहा है, सेठी ये कह रहा है, ओहो। तो एक तो ये कि आई एम वेरी डिलाइटेड। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग हैं मीडिया के अंदर, पर्सनल इश्यूज होते हैं लोगों के, कुछ एहसास कमतरी भी होता है, तो ये सही चीजें चलती हैं मीडिया के अंदर। आई डोंट माइंड, सारे मेरे दोस्त हैं, अल्लाह खैर सल्ला, कोई ऐसी बात नहीं। तीसरी बात ये है कि ये सिर्फ मीडिया में नहीं है, ये पीटीआई वाले भी हमारे दोस्त जो हैं वो हर रोज मेरे उल्टे सीधे क्लिप्स लगा देते हैं। कभी कभी तो हमारे अपने लोग भी जो हमारे चैनल वाले हैं वो ऐसी हेडलाइंस लगा देते हैं वो क्लिप्स के ऊपर कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार ये क्या लिखा हुआ है, मैंने तो ये कहा ही नहीं, ये मेरी बात ही नहीं है, मगर वो क्लिप्स के ऊपर चलाने के लिए, व्यूअर्स लेने के लिए लगा देते हैं। और पीटीआई वाले तो बिल्कुल गो आउट ऑफ देयर वे, जब उनको कोई मेरी बात पसंद आ जाए हल्की सी भी, तो उसको बढ़ा चढ़ा के कुछ और ही बना देते। और जब मेरी कोई नेगेटिव बात हो तो वो नहीं जिक्र करते, वो वैसे ही गाली गलौज शुरू हो जाती। तो मतलब ये भी मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है कि आई एम सो इम्पोर्टेंट, आई एम नाउ बीइंग कोटेड ऑल ओवर द प्लेस। इससे ज्यादा आयशा क्या हो सकता है। सो हर रोज हमें स्क्रीन पे लेके आए ताकि हमारी और भी शोहरत बढ़े। बाकी ये है कि दो बातें की गई, उसका भी अब जवाब दे देते, मुख्तसर सा जवाब दे देते हैं। पहली बात तो ये पहली दफा नहीं हुआ, ये मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग हैं जो डिलिबरेटली सोचे समझे, वो एक प्रेजुडिस है उनके ज़हन के अंदर, जिसको वो फिर तोड़ वोड़ के वो सामने ले आते हैं मेरे बारे में। मैं ये कह रहा होता हूँ कि ये बात फलाने की सोच है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरी सोच है, मगर मैं बताता हूँ कि फलाने की ये सोच है, फलाना इस तरीके से एक्ट कर सकता है। इसका ये मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे ही करना चाहिए उसको, और ये सोच की मैं हिमायत करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है। ये तो मतलब है कि हमारा तो जॉब है ना बताना कौन क्या सोच रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ एक इस किस्म की सोच भी है कि अगर बाकी मुस्लिम ममालिक जो हैं लेड बाय सऊदी अरेबिया एंड अदर्स और टर्की वगैरह, ये सारे अगर तस्लीम कर लेते हैं एब्राहम अकॉर्ड को, तो सियासतदानों के अंदर भी ऐसी सोच है कि हाँ करना चाहिए। और बहुत से सियासतदान हैं और बहुत सी एलिमेंट्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट है जो कहेंगे नहीं करना चाहिए, जैसे मीडिया के अंदर भी है। मैंने खुद सुना है कुछ मीडिया के अंदर लोग हैं जो कहते हैं कि हो जाए साडा की जाता है, और कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता, ओवर आर डेड बॉडीज, ये तो ये चलता रहता है। तो अब मैंने अगर ऐसी बात कही है कि ऐसी सोच है, और उसके मैंने हवाले भी दिए कि मुशर्रफ के ज़माने में भी खुर्शीद कसूरी साहब जाके मिलाए थे, खुफिया मीटिंग की थी टर्की के अंदर मोसाद के लोगों के साथ एंड सो ऑन, और ये बात चलती है, ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है। तो व्हाट्स द बिग डील।
और वो उसको इतना बड़ा चढ़ा के मेरे बारे में ओ जी सेठी कहता है कि जी तस्लीम का। बहरहाल लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है, मगर फिर खबर भी बनानी होती है ना, कुछ लोगों के पास खबरें भी नहीं होती। तो मेरे से बेहतर कौन है खबर बनाने के लिए, मेरे ऊपर ही सारी खबर बनती है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हमारी रेटिंग्स और बढ़ती हैं, तो आई एम नॉट कंसर्न। दूसरी बात ये है कि ये प्रेसिडेंसी वाली बात जो है जी, प्रेसिडेंसी वाली बात के जी प्रेसिडेंसी में कुछ होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, मैं ये भी यही कह रहा था कि स्पेकुलेशन हो रही है। ये नहीं कह रहा था कि मुझे पता है कि ये होने जा रहा था, मैंने नहीं कोई प्लान देखा, मगर ये है कि ये बात चल रही है। ये सिर्फ उस वक्त, और मेरे से पहले एक दो और सीनियर जर्नलिस्ट ने ये बात भी कही है, उन्होंने तो खैर बड़ी पक्के तरीके से कही है कि उनके पास एविडेंस भी है कि पूरा प्लान बन गया और ये हो गया और वो हो गया। मैंने तो सिर्फ हवाला दिया है कि ऐसी बातें भी चल रही हैं। अब उसको भी मेरे गले डाल देना कि जी मैं कह रहा हूँ कि ये हो रहा है, मगर इसका ये मतलब है कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट को छू भी लूं तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है। सो एनीवे, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी इतनी अहमियत है, वंडरफुल न्यूज, एंड आई होप कि ये एंकर दोस्त हमारे जो हैं ये मुझे हर रोज डिस्कस किया करें। और सेठी ने किया, और सेठी बड़ा गलत आदमी, और सेठी ठीक कह रहे हैं, ओए वो गलत कह रहे हैं, ट्विटर के ऊपर भी मुझे लगाए, चैनल्स के ऊपर भी आए, मेरा नाम ले हर रोज। आई वुड लव इट, आई लव इट। मुस्तफा खर साहब थे ना, मैंने एक दफा उनसे पूछा, मैं खर साहब ये तुसी कितनी शादियां कीतियां? अच्छा, तो खर साहब ने मुझे कहा कि 8। अच्छा, मैं क्या 8 शादियां कीतियां ने, तुसी हुण थोड़ी उम्र कितनी हो गई? हाँ, तो उस वक्त खर साहब वाज अबाउट लेट 70s। अच्छा, तो मैंने कहा यार, मैंने कहा और हाली और भी इरादे हैं ने, और समथिंग लाइक दैट है। अच्छा, तो खैर, तो मैंने कहा यार आपको बड़ी बड़ी बदनामी हो रही है आपकी। तो कहने लगे सेठी साहब आपको पता नहीं सियासत के अंदर और मीडिया के अंदर भी बस नाम जिक्र आना चाहिए, हर रोज मेरा जिक्र आना चाहिए कहीं ना कहीं, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। मैं जिंदा रहता हूँ लोगों के दिलों में, बाकी लोग बेवकूफ नहीं है, उनको सब पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं, नाम आना चाहिए हर रोज। तो मैं अपने एंकर दोस्तों को कहता हूँ मेरा नाम हर रोज लें, गाली दें मुझे, मैं आज थैंक यू हामिद मीर साहब, थैंक यू। और इस एनालिसिस ये सारी बातचीत से कम सेठ साहब ये तो कन्वे कर रहे हैं कि सेठ साहब अपनी ख्वाहिश को खबर नहीं बनाते बल्कि असेसमेंट देते हैं, और यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने और हामिद मीर साहब के शो में भी सेकंड की है। जी नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि ये एक्सप्लेन करना कि फलाने की सोच ये है, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने मोहर लगा दी उस सोच पर, कहना है मेरी भी वही सोच है, नो। हाँ ठीक है, एक सहाफ़ी के तौर पे जो आपका काम है आप वो करते हैं, लेकिन ज़ाहिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात बनाई जा सकती है। पर वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद, कोई बात नहीं। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठ साहब, द वायर को इंटरव्यू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरव्यू कम और तकरार ज़्यादा लग रही थी, हाफ से ज़्यादा शो में अगर आप देखें तो मुसलसल टोका जा रहा था मेरे ख्याल में मेज़बान की जानिब से। आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों इतना ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्रोवोक करने की कोशिश की। आपने भी वो इंटरव्यू देखा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक्सपर्टीज़ ऑन फॉरेन अफेयर्स स्पेशली रिलेटेड टू इंडिया कैसे देखते हैं आपके? पाकिस्तान का मुकदमा कितने बेहतर अंदाज में उन्होंने पेश किया? देखिए, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने आधी इंटरव्यू देखी फिर मैंने बंद कर दी, बिकॉज इट वाज नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल मेरे हिसाब से। अच्छा, अब उसकी वजह ये थी कि बिलावल भुट्टो साहब हैड टू प्रेजेंट द पाकिस्तानी स्टेट एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो करेंगे, और मेरा ख्याल है कि उधर से भी उनकी जो रियासत है और उनकी स्टेट के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उधर से वो पेश कर रहे हैं। अफसोस इस बात का कि इतनी टकराव हो गया कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये इंटरव्यू हो रही है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब ये कोई हार्ड टॉक तो नहीं है, करण थापर हार्ड टॉक तो नहीं करते, वो तो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके के साथ सच्चाई निकले, कुछ बात आगे बढ़े, मगर ये तो शुरू से ही डेडलॉक लग रहा। अच्छा, मेरे साथ भी करण थापर साहब ने बड़े यही सवाल सारे पूछे थे, कोई फर्क सवाल नहीं थे, वही सवाल थे कि फलानी अखबार में ये लिखा है, फलाने आपके ब्यूरोक्रेट ये कहते हैं, फलाने बंदे के साथ आप, सारे वही सवाल थे, कोई नए सवाल नहीं थे। वो लगता है वही इट्स द सेम स्क्रिप्ट। मगर देखिए ना, आप सूरत हाल ये है कि उसके भी जवाब देने का तरीका है। मैंने कोशिश की थी कि शॉर्ट जवाब दूं ताकि आगे बढ़ सके, मगर ये जो इंटरव्यू थी ये मेरा ख्याल है कि फेल हो गई करण थापर की तरफ से भी, और मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी। वो अपना मौकफ सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं दी गई, और इजाजत इसलिए नहीं दी गई कि मेरा ख्याल है उधर प्रेशर बहुत था
कि आपने ये सारी बातें करनी है, छोड़ना नहीं है, इसी चीज को दोहराना है। अब अनफॉर्चुनेट है इस किस्म की सिचुएशन। मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू करने के तरीके बेहतर होते हैं। मगर मेरे लिए एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब करण थापर ने मुझे फोन किया था और कहा था कि मैंने आपकी इंटरव्यू करनी, तो ये पहली दफा नहीं था कि करण थापर ने मेरी इंटरव्यू की थी। और भी मौजू के ऊपर करण थापर फ्रॉम टाइम टू टाइम मेरी इंटरव्यू करते हैं। इस दफा जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था क्या सवाल आएंगे या क्या करेंगे या क्या नहीं होगा। मगर उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि हमारे एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से करण थापर को कहा गया कि आप मेरी भी इंटरव्यू करें। अच्छा। और ये करण थापर ने अपनी इंटरव्यू में कहा कि आपने मुझे कहा कि मैं आपकी इंटरव्यू करूं, मुझे शौक नहीं है। मगर हमारे एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब चाहते थे कि वो भी अपना मौका प्रेजेंट करें, विच इज फाइन। मगर वो जो था ना, उसमें करण थापर थोड़ा सा एज ले गया कि मैंने तो आपको इंटरव्यू नहीं मांगी, आपने मुझे कहा कि मैं आपकी इंटरव्यू करूं। तो अगर ऐसे था तो फिर करण थापर को चाहिए था ना कि उनकी जो बात थी उनको पूरा करने देता। वहां भी वही सवाल, घिसे पिटे सवाल उन्होंने उनकी आगे भी किए। और वो भी मैं समझता हूँ उन्होंने काफी कोशिश की कि वो बात आगे बढ़ाई जाए, और कुछ हद तक शायद बढ़ाई भी। मगर वो भी मुझे मजा नहीं आया उस इंटरव्यू का, क्योंकि वो ऐसे लगता था कि प्रोटैगनिज्म हो रही है। करण थापर इज नॉट हार्ड टॉक। तो क्यों पाकिस्तानियों के साथ क्यों हार्ड टॉक? बाकी सबके साथ तो हार्ड टॉक नहीं होती किसी के साथ, तो हमारे साथ क्यों हार्ड टॉक होती है? तो इसलिए एनीवे, तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो, अब ये क्या करण थापर ने खुद कहा कि बिलावल भुट्टो साहब को अप्रोच किया कि मैंने आपकी इंटरव्यू करनी है, आई डोंट नो, या हमारी तरफ से इशारा हुआ, उनको कहा गया किसी के जरिए या डायरेक्टली कि मेरी इंटरव्यू करें, आई डोंट नो। अगर तो हमारी तरफ से ये था कि मेरी इंटरव्यू करें तो फिर तो वो उसने हार्ड लाइन लेनी थी। अगर उसकी तरफ से था तो फिर इनको सोचना चाहिए था कि क्या होगा इसका नतीजा, इस इंटरव्यू का, उनका मकसद क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। तो इसलिए इस किस्म के इश्यूज खड़े हो गए थे। बट एनीवे, आई डिड नॉट एंजॉय दैट इंटरव्यू। आई थिंक बिलावल भुट्टो साहब इज वेरी आर्टिकुलेट, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो सारा वक्त स्माइल करते हैं और फ्रस्ट्रेट नहीं होते। उनको बड़ा प्रोवोक किया करण ने, मगर वो फिर भी प्रोवोक नहीं हुए उस तरीके के साथ। मैंने करण की इंटरव्यूज में देखा है, एक दो लोग उठ के चले जाते हैं, मगर ऐसे नहीं हुआ। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी कि मैं रोकूंगा और मैं उठ जाऊंगा। ये हमारे यहाँ भी होता है कि एक एंकर जो है वो सवाल करता है, आप जवाब दे रहे होते हैं तो वो रोक देता है या कोई और बीच में कूद जाता है साइड से। तो आप कहते हैं यार मुझे बात तो खत्म करने दो, तो वो कहता है नहीं आप मेरी बात सुने, वो कहता है मेरी बात सुने। तो ये चलता है, ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे बात नहीं करनी। होता ये इंटरव्यूज के अंदर, मैं आपको बताऊं कि यू शुड बी शॉर्ट इन योर आंसर। जितना मर्जी लंबा सवाल हो, बी शॉर्ट इन योर आंसर। जितना लंबा आप करेंगे आंसर, उतना आपको चांसेस होंगे वो आपको कट कर देंगे, और जो आप असली बात करना चाहते हैं वो गुम जाएगी बीच में। तो ये, बट एनीवे, तो मैं देख रहा था बिलावल साहब भी जब ये इंटरव्यू हो रही थी तो वो पहले कुछ और जगह पे चलते हैं, फिर वो आ रहे थे, वो हर दफा मैं आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, वो फिर बीच में कूद जाता था कि नहीं आप मेरे सवाल का जवाब दे, वो फिर सवाल को वही घूम के। तो आई थिंक ये दिस इज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो सवाल किया गया उसी का जवाब दें ताकि आप आगे बढ़ सके, आगे बढ़ सके। ये अगर आप उससे पहले एक प्रिएम्बल करेंगे और फिर कहेंगे अभी मुझे बोलने दे जी मैं आ रहा हूँ आपके सवाल की तरफ, फिर ये कि जी आपने 3 सवाल पूछ लिया, मैंने तो अभी दूसरे का जवाब पूरा नहीं किया, आपने मुझे तीसरा पूछ लिया, मैं पहले दूसरे का जवाब दूंगा। ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होती इंटरव्यूज। बट एनीवे, ठीक है, दैट्स अनफॉर्चुनेट। आई थिंक दोनों साइड्स के कंस्ट्रेंट्स थे, लेकिन जो आपका इंटरव्यू था उसको देखा जा सकता था मिसाल के लिए। बहरहाल जो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे इससे इन्फॉर्मेशन उस तरह से एक्सट्रैक्ट हो नहीं पाई, अट्रैक्ट नहीं कर पाया ये इंटरव्यू, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। सिर्फ साहब, बिलावल 2 हफ्तों के लिए अमेरिका भी जा रहे हैं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आने वाले दिनों में कोई रोल मिलने जा रहा है इन शॉर्ट, अगर प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप कोई प्रेडिक्शन करें? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी कैबिनेट ज्वाइन करती तो फिर बिलावल भुट्टो साहब को बहुत बड़ा रोल देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं, बट शॉर्ट ऑफ दैट। अब मुझे नहीं पता वो क्या है, व्हाट बिलावल विल एक्सेप्ट और नॉट। मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर से कम तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। पर ये जो अभी दौरे पे गए थे, ही वाज लाइक द फॉरेन मिनिस्टर। पहले भी वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं इन इंटरिम गवर्नमेंट, वो रह चुके हैं, तो इसलिए इससे कम तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर पीपल्स पार्टी जाती है। अगर नहीं जाती तो वो कुछ भी नहीं लेंगे वो। अब सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है,
पीपल्स पार्टी ने जाना है या नहीं जाना। गवर्नमेंट तो चाहती है कि पीपल्स पार्टी आ जाए और मिलके हम काम करें, मगर अभी मैं सुन रहा हूं कि पीपल्स पार्टी वाले नाराज हो रहे हैं कि गवर्नमेंट अब ये समझती है कि उनको रिजर्व सीट्स मिल गई हैं और अब उन्हें पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ये ऐसी बातें भी हो रही है, ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये नौजवान किस्म के लोग जो हैं नून लीग के अंदर, वो गुस्से के अंदर ऐसी बातें कर जाते हैं, बट ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी आपके साथ है और पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी भी दी है टू प्रॉप यू अप। उन्हें कोई जरूरत तो नहीं थी, वो अगर ना आपके साथ खड़े होते तो आप हुकूमत नहीं बना सकते थे, तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई थिंक पीपल्स पार्टी को भी, उन्होंने भी तो अपना, जैसे कहते हैं ना, पाउंड ऑफ फ्लैश तो ले लिया है ना, 2 गवर्नरशिप्स ले ली है और बहुत कुछ लिया है उन्होंने, तो और प्रेसिडेंसी भी ले ली है। बाकी ये है कि प्रेसिडेंसी के ऊपर प्रेशर है कि नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, वो पुरानी बात को छोड़े, वो स्पेकुलेशन जो हो रही है और या जो अफवाहें चल रही है, मेरा अपना ये ख्याल है कि प्रेसिडेंसी के ऊपर 2 किस्म का प्रेशर है। ये अब मैं अपना मौकफ दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा। एक ये है कि कनाल वाले इशू के ऊपर उनका ये ख्याल है कि हमें, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का ये ख्याल है कि हमें तो प्रेसिडेंट साहब को हमने डिस्कस किया था, उन्होंने ओके कर दी थी कि ओके ठीक है, मुझे कोई इतराज। बाद में सिंधी नेशनलिस्ट खड़े हो गए और वहां उनका ये ख्याल है कि शायद इशारा किया गया कि आप खड़े हो जाए, हम तो नहीं हो सकते, फिर हम आपके साथ मिल जाएंगे, इसलिए सबोटाज कर दिया इस प्रोजेक्ट को। और वो समझते हैं कि ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने सोच समझ के किया। पहली बात, ये उनकी सोच है। अच्छा। मेरी सोच नहीं है, ये उनकी सोच है, जिसकी वजह से वो थोड़े से नाराज है प्रेसिडेंट साहब। दूसरी बात, तो एक तो कैनाल इशू है, दूसरा है कि एनएफसी अवार्ड, सबसे ज्यादा ऑपोजिशन एनएफसी अवार्ड की पीपल्स पार्टी से आ रही है। केपी से आती है थोड़ी बहुत, मगर दैट्स नॉट अ मेजर इशू। पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट, ये प्रेसिडेंट साहब का, आसिफ जरदारी साहब का सबसे बहुत बड़ा तोहफा है पाकिस्तान को, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए, और उनके लिए सिंध इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनकी पार्टी रह गई है ओनली इन सिंध, बाकी जगह पे वो नहीं है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। तो अब इसलिए उनके लिए एनएफसी अवार्ड इज वेरी क्रिटिकल, इसलिए वो हिल नहीं रहे उसके ऊपर। और हमारे इस्टेब्लिशमेंट और हमारी आज की गवर्नमेंट वो ये समझती है कि एनएफसी अवार्ड को चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज अब पैसे जो हैं फॉर डिफेंस और डेट पेमेंट वो नहीं मिल रहे फेडरल गवर्नमेंट को, इसलिए शेयर्स जो है वो कम करने पड़ेंगे और फेडरल गवर्नमेंट की किटी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज अब डिफेंस एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ रहे हैं, डेट पेमेंट्स भी हो रही हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 2 मौकफ हैं, मगर एनएफसी अवार्ड को छेड़ना जो है ना इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ये 2 चीजों के ऊपर जरदारी साहब जो है वो डट गए और पीपल्स पार्टी डट गई है। इसलिए मेरा ख्याल है कुछ नाराजगी हो रही है कि ये पीपल्स पार्टी हमारे रास्ते में फिर गड़बड़ कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं कि एक तो ये कि कैबिनेट में आ जाए तो फिर शायद वो थोड़ा नरम हो जाए, फिर उनके ऊपर प्रेशर भी डाल सकते हैं कि जी आप तो कैबिनेट में भी आ गए हैं, आपने तो खाना पीना भी ले लिया इधर से, अब हमारा सपोर्ट करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कैबिनेट में बैठ के तो नहीं ना कर सकते। अगर कैबिनेट कहती है कि जी एनएफसी अवार्ड करना है, तो चेंज करना है, तो फिर पीपल्स पार्टी विल हैव टू गो अलोंग विद इट, नहीं तो कैबिनेट में नहीं बैठ सकते। तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं एंड आई थिंक दैट्स वेयर सम ऑफ दी स्टोरीज आर कमिंग फ्रॉम। ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ज़मानत दे रहे हैं सिस्टम की पायदारी की और ऐसी तमाम बातों को वो बेसलेस करार दे रहे हैं। सिस्टम की गारंटी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से क्यों आई, ये भी मेरा आज का सवाल था, लेकिन वक्त हो गया ख़त्म, तो आइंदा के लिए उठा रखेंगे ऐसे बहुत से। ये कहूँगा मोहसिन नकवी साहब की बात पे गौर करें। ठीक है, हम वो बांध लेते हैं पल्लू से, और अगर आपका कोई सवाल इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू।